Good morning class. Today we are going to start with our fourth chapter of economic, that is supply. In previous chapter what we had done, the meaning, the detailed study of demand concept. हमने डिमांड के बारे में समझा. वैसे ही सप्लाई भी इक्वली इम्पॉर्टेंस है, जस्ट लाइक अ डिमांड. जैसे हमने डिमांड की स्टडी की वैसे हम इस चैप्टर में सप्लाई की स्टडी करेंगे, बिकॉज बोथ आर इम्पॉर्टेंट. ओके, सो अब सप्लाई जो है वो कम ज़्यादा होता है एज पर डिमांड. तो वो सप्लाई होता क्या है वो हम डिस्कस करेंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ स्टॉक एंड सप्लाई. तो पहले लोग स्टॉक एंड सप्लाई को एक ही वर्ड मानते थे, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है. स्टॉक इज़ अ डिफरेंट मीनिंग एंड सप्लाई का अलग मीनिंग आता है. तो पहले स्टॉक होता क्या एक्चुअल में वो डिस्कस करेंगे. स्टॉक इज़ द total available amount of good with a producer which can be offered for sale in the market as per the ability and willingness of the seller. यहाँ पे आपको ब्रीफली मीनिंग दिया हुआ है किसका, स्टॉक के बारे में. क्या कहा है, स्टॉक एक जो पूरा जितना प्रोडक्शन है. फॉर एग्जांपल एक कंपनी 1 लाख यहाँ पे कोई पेन प्रोड्यूस कर रही हो. 1 लाख उसने प्रोड्यूस कर दिया क्या, पेन. तो उसका वो क्या हो गया, स्टॉक. क्लियर है आपको, वो हो गया उसका स्टॉक. अब उसकी इच्छा होगी, इसकी एबिलिटी और विलिंगनेस है तो उसको बेचना चाहेगा आगे तो वो सेल कर सकता है. बट अब तक बिका नहीं ना उसने खाली प्रोड्यूस किया है. टोटल उसके पास गुड्स कितने हैं, प्रोड्यूसर के पास 1 लाख है. तो हम क्या बोलेंगे, स्टॉक. क्लियर है ना. सप्लाई का मतलब क्या होगा, इट इज दैट अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन विच अ प्रोड्यूसर इज एबल एंड विलिंगनेस टू सेल इन द मार्केट एट अ गिवन प्राइस एंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. सप्लाई मतलब क्या, मैंने एग्जांपल दिया आपको. कंपनी ने 1 लाख पेन प्रोड्यूस किया है. अब 1 लाख में से कंपनी की इच्छा है कि वो खाली मार्केट में 50,000 ही से बेचे. तो मतलब सप्लाई कितने का हो गया, 50,000 का सप्लाई हुआ है. समझ में आया. स्टॉक क्या होता है, एक टोटल प्रोडक्शन जितना कंपनी ने प्रोड्यूस किया है और उसकी इच्छा जितनी होगी वो उतना ही सप्लाई करेगा. वी कांट फोर्स देम ना. तो ये है मीनिंग ऑफ स्टॉक एंड सप्लाई. क्लियर है आपको. एक और बात, डिमांड हमने पढ़ा. डिमांड का कंसेप्ट हमने कैसे समझा था कि हम एज अ कस्टमर हम क्या सोचते हैं कि प्राइस अगर कम हो जाएगी तो हम ज़्यादा परचेज़ करेंगे. हम सोचेंगे कि फ्यूचर में प्राइस कम हो जाए, या हम एज अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू हमने सोच के वो पूरा कंसेप्ट हमने क्लियर किया था. जब हम बात सप्लाई की करती है तो वहाँ पे आपको एज अ प्रोड्यूसर सोच के ये देखना है कि अगर मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मेरी कंपनी है, तो सप्लाई स्टॉक में कैसे मैनेज करूँ. ओके, जब हम सप्लाई चैप्टर पढ़ेंगे तो हम कौन से पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, हम एज अ प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा कंसेप्ट स्टडी करेंगे. ओके, नाउ डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई. दोनों का डिफरेंस क्या है वो देख लो. स्टॉक इज द सम टोटल ऑफ द अवेलेबल अमाउंट ऑफ अ गुड एंड सप्लाई इज द स्टॉक विच ट्रेडर आर एबल एंड विलिंग टू सेल a prevailing price at a particular point of time. क्लियरली बोला गया है. स्टॉक क्या है, एक टोटल अवेलेबल गुड्स जो प्रोड्यूसर के पास है. सप्लाई मतलब क्या, जितना यहाँ पे ट्रेडर को जितना उनको सेल करना है, जितना उनकी इच्छा है वो उसको सेल करे वो प्राइस में, वो हो जाएगा हमारा सप्लाई. क्लियर है. when trader is not able and willing to sell the entire available stock at a given price and at a point of time, then supply will not be the same as stock. अब क्या बोला है, अगर ट्रेडर की इच्छा नहीं है कि वो उस वक्त अपने जो स्टॉक है उसका पूरा सप्लाई कर दे, उसको वो नहीं चाहता कि मैं अपने प्रोडक्ट का सप्लाई अभी करूं. उसका रीजंस आते हैं बहुत कि वो क्यों नहीं चाहते, कि उनको क्यों मतलब अभी सप्लाई नहीं करना है प्रोडक्ट मार्केट में, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. बट अगर ट्रेडर जो है, जो सेलर है, वो नहीं चाहता इस वक्त वो गुड्स को बाहर सप्लाई करना, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो स्टॉक है वो सप्लाई के बराबर सेम नहीं होगा. क्लियर है. स्टॉक सप्लाई क्या होता है, अब एग्जांपल देख लो इसका. एक कंपनी है जिसके पास स्टॉक है 500
पैकेट ऑयल का। ओके, तो 500 पैकेट उसका क्या हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा। अब उसकी विलिंगनेस, उसकी इच्छा है कि वो सिर्फ 300 सप्लाई करे, तो वो 300 क्या हो जाएगा, उसका सप्लाई हो जाएगा। तो उसका स्टॉक था कितना, 500, सप्लाई कितना किया उसने, 300। डिफरेंस दिख रहा है आपको कि इसलिए बोला गया है सप्लाई और स्टॉक दोनों अलग होता है, दोनों सेम नहीं है। क्लियर है आपको यहाँ तक? ओके, अब हम डिस्कस करेंगे इसके फैक्टर्स, क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं सप्लाई में। फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई, क्या चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट कर रही किस पे, सप्लाई पे। तो पहला है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ये सारे पॉइंट आपके लिंक हो गए डिमांड में, कंफ्यूज नहीं होना, खाली आपको नज़रिया उस टॉपिक का चेंज करना है। आपको एज अ प्रोड्यूसर के व्यू पॉइंट से आपको देखना है। अगर आपकी कंपनी है तो आप क्या चाहोगे कि आपको प्रॉफिट हो। प्रॉफिट कब होगा आपको, जब आप कोई अपना प्रोडक्ट थोड़ा हाई रेट पे बेचोगे तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा ना आपको। अगर कम रेट में बेचोगे प्रॉफिट होगा बट एक नॉमिनल होगा, ठीक है। बट हमें यहाँ पे ज़्यादा क्या प्रॉफिट अर्न करना है। ज़्यादा प्रॉफिट कैसे अर्न करेंगे हम, ओके। सो हमने डिमांड में क्या देखा, जैसे ही कोई प्रोडक्ट का प्राइस कम हो गया उसकी डिमांड बढ़ गई थी, और जैसे ही प्राइस उसका बढ़ गया हमने डिमांड कम कर दी और वेट किया कि कब उसकी प्राइस कम हो तो हम ज़्यादा परचेज करें। ये कंसेप्ट था हमारा डिमांड का। इसी का ऑपोजिट कंसेप्ट है किसका, हमारे सप्लाई का। कैसे, वो देख लो। हम एज अ प्रोड्यूसर क्या चाहते हैं, हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो। अगर प्रोडक्ट का प्राइस मेरे बढ़ जाता है, अगर सपोज़ डिमांड मार्केट में बढ़ गई है, प्रोडक्ट ज़्यादा यहाँ पे प्राइस बढ़ गया है, तो उस वक्त मैं क्या करूँगी, अपनी सप्लाई बढ़ा दूँगी। अगर मेरा प्रोडक्ट 10 का था, आज मुझे मार्केट में उसका 12-14 रुपीज़ मिलेगा, तो मैं क्या करूँगी, अपना सप्लाई इंक्रीज़ कर दूँगी। और जैसे ही मेरा वो 10 रुपीज़ का प्रोडक्ट अगर आज 8 रुपीज़ का हो गया तो मैं सप्लाई कम कर दूंगी। समझ में आया कंसेप्ट, दोनों अपोजिट है। डिमांड में क्या था, जैसे ही प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ गई, हम कस्टमर के व्यू पॉइंट सोचे। अब हम यहाँ पे प्रोड्यूसर के पॉइंट से सोचना है हमें कि जैसे ही प्राइस बढ़ती है, अगर हमें 10 का जो 12 मिलने वाला है तो हम क्या करेंगे, जितना हो सके उतना सप्लाई कर दे अपने स्टॉक का, और उतने क्या होगा, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न होगा। क्लियर है। अगर प्राइस कम हो गई मार्केट प्रोडक्ट में मेरी, तो क्या करूँगी मैं, हम सप्लाई कम कर देंगे। क्लियर है। तो प्राइस इस तरह से इफ़ेक्ट करता है हमारे सप्लाई पे। क्लियर है आपको। आप कोई भी एग्जांपल मेंशन कर दो इसके, जो आपको लगे आप उसमें एक एज अ एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो। नाउ सेकेंड, फैक्टर अफेक्टिंग अदर देन प्राइस। अब प्राइस के अलावा भी ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं सप्लाई पे। कौन से, वो देख लेंगे। प्राइस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अभी देखो, तुम प्रोड्यूसर हो, ठीक है, तुम यहाँ पे कुछ, आपकी कंपनी है, आप कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आपकी कंपनी, आपने वो प्लेस शायद रेंट पे लिया हो, वहाँ पे लेबर्स को रखा होगा, मजदूरी देनी पड़ेगी उनको। आप रॉ मटेरियल लेके आओगे। सपोज़ कि आपकी पेन की आपका यहाँ पे कंपनी है, तो आपके पर्टिकुलर लैंड आपने क्या रेंट पे लिया होगा, या खुद की भी हो जो, या फिर वहाँ पे आपने जो मशीन लगेगी पेन बनाने के लिए मशीन लाओगे, या तो आप कुछ यहाँ पे प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए आप लेबर को लाओगे, मजदूर की ना काम करने के लिए मजदूरी यहाँ पे लगेगी। फिर रॉ मटेरियल, ये प्लास्टिक, ये कैप, ये रिफिल्स, ये सब चाहिए, आप ये सब लेकर आओगे, तब जाके आपका एक प्रोडक्ट कंप्लीट होगा। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट को सबको मिला के आपकी एक पेन पड़ रही थी 5 रुपये में। अब क्या हुआ, मजदूर ने हल्ला किया कि नहीं, हमें अभी यहाँ पे वेज ज़्यादा दो, हम इतने में नहीं करेंगे, या हमारा जो प्लास्टिक का जो रेट था वो बढ़ गया, तो उससे इफ़ेक्ट पड़ेगा मेरे पेन के कॉस्ट पे, पड़ेगा ना। वही 5 रुपीज़ की पेन हो जाएगी 6-7 उसके अकॉर्डिंगली। तो अगर कोई प्रोडक्ट का यहाँ पे रेट इंक्रीज होता है, उस वक्त कंपनी जो है वो यहाँ पे प्रोडक्शन थोड़ा कम कर देगी। क्लियर है। और उसी का अपोजिट, अगर सपोज़ कि वेज हम कम दे रहे, हमारा रेंट का जो था बिल वो कम आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो पैसा हमारा बच रहा है हम क्या करेंगे, उससे हम प्रोडक्शन और ज़्यादा कर देंगे।
समझ में आया? एज अ सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू, कॉस्ट के कम ज़्यादा होने से हमारे सप्लाई पे इफेक्ट आया ना। अगर कॉस्ट बढ़ गई, सप्लाई हम थोड़ा कम प्रोड्यूस किए। अगर हमारा यहाँ पे क्या सप्लाई ज़्यादा हो गई, वो कब होगी? जब हमारा प्रोडक्शन का कॉस्ट कम हो जाएगा तो पैसे बच रहे ना हमारे, तो हम क्या करेंगे? ज़्यादा सप्लाई करेंगे। क्लियर है आपको? नाउ सेकेंड, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, सो नाउ-अ-डे व्हाट वी आर यूजिंग, जो प्रोड्यूसर्स है वो न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए। न्यू टेक्निक यूज़ करने से हमारा टाइम और एफर्ट दोनों बच जाता है। ठीक है, मतलब प्रोडक्शन जो हमारा जो प्रोडक्ट था वो जो बहुत टाइम लगे प्रोड्यूस होने में, अब वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए वो चीज़ बहुत कम टाइम में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, मतलब क्या? कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन होना। तो ये एक प्लस पॉइंट हुआ टेक्नोलॉजी का हमारा। क्लियर है आपको? अब ये इफेक्ट कैसे सप्लाई पे करता है वो देख लेंगे। अगर देखो हमारा टाइम सब बच रहा है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, अगर मेरे प्रोडक्ट की प्राइस की जो कीमत मार्केट में कम नहीं हुई, मतलब मेरी प्राइस गिरी नहीं है, वो 10 का 10 ही है या 10 से 11 12 हो गई, तो क्या होगा? मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। क्लियर है? मतलब टाइम बच रहा है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, सेल ज़्यादा होगा, तो मुझे क्या होगा? ज़्यादा प्रॉफिट होगा। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस। अब यहाँ भी जो प्रोड्यूसर्स है, जो सेलर्स है, वो भी ध्यान रखते हैं कि वो प्रोडक्ट का प्राइस आगे चल के कम होने वाला है या ज़्यादा होने वाला है। अगर सपोज़ कि उनको लगता है कि उनका प्रोडक्ट है आज उसकी कीमत आगे बढ़ने वाली है, तो वो अपना सप्लाई रोक लेगा, वो सप्लाई कम कर देगा अपना, और वेट करेगा कि जब उसका प्राइस ज़्यादा हो जाए तब वो मार्केट में सेल करे, ताकि उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिले। और उसी का वाइज वर्सा, उसी का उल्टा, अगर उसको लगता है कि उसका रेट अब 15 चल रहा है, आगे हफ्ते में या 2-3 महीने में इसका रेट कम 5 रुपया होने वाला है, तो क्या करेगा? वो अपना सप्लाई पूरा फास्ट कर देगा। क्लियर है आपको? तो इस तरह से एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे सप्लायर्स भी करते हैं। ओके, नाउ अदर फैक्टर, इसके अलावा और भी फैक्टर है सप्लाई पे जो अफेक्ट करते हैं, वो क्या है देख लेंगे हम। एज वी ऑल नो, एक मतलब यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स कितने ज़्यादा होते हैं नेशन में, एक प्रोडक्ट के कितने वहाँ पे ज़्यादा उसके प्रोड्यूसर्स होते हैं, तो नंबर ऑफ़ प्रोड्यूसर्स ज़्यादा आ जाना, या कोई पॉलिटिकल इश्यू हो, या कोई नेचुरल कंडीशन आपका सेम नहीं रहा, या कोई लॉ में कुछ चेंज आया, कुछ टैक्स में चेंज आया, तो उस सब से भी क्या हमारे सप्लाई पे इफ़ेक्ट आएगा। क्लियर है आपको? ये सब फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं हमारे सप्लाई पे। तो अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे, वो है हमारा इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। ओके, सो ये होता क्या है डिस्कस कर ले पहले हम। सप्लाई इन इकोनॉमिक इज ऑल्सो क्लासिफाइड एज इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई. Individual supply is a supply of good by an individual firm or seller at a given price at a particular point of time. The sum total of such individual supply of all existing seller in the market is called market supply at a given price at a particular point of time. Okay. तो आपने डिमांड में भी ये कॉन्सेप्ट देखा था, इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, मार्केट डिमांड क्या होता है। अगर एक इंडिविजुअल कस्टमर डिमांड करता है उसे हम क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल डिमांड। अगर सपोज सबने मिलकर डिमांड किया ज़्यादा तो उसे हम क्या बोलेंगे? मार्केट डिमांड। सेम कंसेप्ट हमारा सप्लाई में भी है। अगर यहाँ पे एक फर्म सप्लाई कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल सप्लाई। ठीक है, अगर यहाँ पे ज़्यादा कंपनी सप्लाई कर रही है तो पूरे को मिला के हम बताएंगे कि ये क्या है? हमारा पूरा मार्केट सप्लाई। आपको एग्जांपल दिया है, देख लो, यहाँ प्राइस दिया हुआ है, प्राइस पर केजी। तो प्राइस जब उसकी 10 रुपीज़ थी, ठीक है, तो एक कंपनी ने क्या किया, उसका यहाँ पे 80 केजी सप्लाई किया और दूसरी कंपनी ने 60 केजी सप्लाई किया, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल सप्लाई। और जब हम पूरा एक साथ देखते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा? मार्केट सप्लाई। कि मार्केट में सप्लाई कितने प्रोडक्ट की हो रही है। वैसे ये ए भी दिया है आपके 4 5 6 कितने भी यहाँ पे फर्म्स हो सकते हैं, ठीक है, तो पूरे को एडअप करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? वो मार्केट सप्लाई। क्लियर है? अब देखना आगे,
जब वो उसकी प्राइस 10 रुपीज़ थी तो फर्म ए ने कितना यहाँ पे सप्लाई किया 80 kg और फर्म बी ने 60 kg। और सेम जैसे ही प्राइस 10 से कितनी हो गई 20 रुपीज़, उसकी क्या प्राइस बढ़ गई तो कंपनी ने क्या किया अपना सप्लाई बढ़ा दिया। देखो फर्म ए ने जो 80 यहाँ पे सप्लाई करी थी अब कितना कर रही है वो 180 कर रही है। फर्म जो बीफ दूसरी कंपनी थी उसने क्या किया 60 पे सप्लाई किया तो अब की सप्लाई कितना कर दिया उसने 100। मतलब जैसे ही प्राइस बढ़ा कंपनी ने अपना सप्लाई बढ़ा दिया। उसके बाद देखो 20 से प्राइस 30 हो गया और बढ़ गया प्राइस, कंपनी ने और बढ़ा दी अपनी सप्लाई, वापस प्राइस बढ़ा सप्लाई बढ़ा। इसका मतलब ये ऐसा जैसे प्राइस बढ़ता गया प्रोडक्ट का वैसे वैसे अपने यहाँ पे फर्म्स ने अपना सप्लाई भी बढ़ाते गए। क्लियर है आपको इंडिविजुअल सप्लाई क्या होता है, मार्केट सप्लाई का वो क्या होता है। कंपनी सप्लाई कब बढ़ाती है जब उसका प्राइस बढ़ जाएगा उस वक्त वो अपनी सप्लाई भी बढ़ा देगी इंक्रीज कर देगी। क्लियर है आपको। तो ये सारी चीज़ आपको एज अ टेबल यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ये देखो आपको यहाँ पे फर्म ए का जो यहाँ पे सप्लाई कितना है 100 200 यहाँ पे उन्होंने नंबर्स लिया है, प्राइस 10 20 30 जितना बड़ा वो लिखा, प्लॉट करना है हिसाब से। क्या था कि जब प्राइस उसकी 10 थी तो उसका फर्म का कितना था यहाँ पे सप्लाई 80, तो जब प्राइस 10 थी सप्लाई था कितना 80, तो यहाँ पे कहीं आएगा डॉट कर दो। वैसे ही प्लॉट करके आपको एक ग्राफ शो करना है, अलग का ए का भी बी का भी और एक साथ भी। क्लियर है। तो ये हमारा कंसेप्ट कौन सा इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे वो है हमारा सप्लाई फंक्शन। ओके तो सप्लाई के फंक्शंस क्या है वो देखें। सप्लाई फंक्शन स्पेसिफाइज अ फंक्शनल और यू कैन से मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई ऑफ अ गुड एंड indeterminate. It represents that the supply of one good is determined by many factors. In other words, supply function is a mathematical representation of relationship of supply of a good with this determinant. ओके सप्लाई फंक्शन, सप्लाई जो हम यहाँ पे उसको ना फंक्शन को उन्होंने बताया है एक मैथमेटिकल वे में, जहाँ पे सप्लाई और उसके फैक्टर्स का यहाँ पे रिलेशन बताया आपको कि सप्लाई का और उसके जो फैक्टर जो अफेक्ट होते हैं उनका रिलेशन क्या है। उस वो लोग ने यहाँ पे उसे एज अ फंक्शन उसके मैथमेटिकल वे से आपको यहाँ पे बताया है। तो क्या है हम देख लेंगे। तो एस फॉर सप्लाई, एक्स मतलब कि सब कॉमोडिटी, कोई एक कॉमोडिटी मतलब सप्लाई ऑफ एक्स कॉमोडिटी, उसका फंक्शन क्या है फंक्शन ऑफ पी एक्स स्टैंड फॉर प्राइस ऑफ एक्स कॉमोडिटी। ओके नाउ टी मीन्स लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, पी एफ स्टैंड फॉर फैक्टर्स प्राइस, PE stand for expectation regarding future price, U stand for other factor। ये आपको सिंपल क्या दिखा रहा है कि जो रिलेशन क्या है किसका, सप्लाई का और अदर फैक्टर का। क्लियर है आपको। तो ये आपका है सप्लाई फंक्शन। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक लॉ ऑफ सप्लाई। हमने डिमांड ऑफ सप्लाई पढ़ा था 3rd चैप्टर में। क्या था वो, जहाँ पे हमने सिर्फ प्राइस पे और डिमांड पे ध्यान दिया, बाकी जो फैक्टर्स अफेक्ट हुए थे उसको हमने कांस्टेंट माना कि वो का वही है। वो का वो होने के बाद भी प्राइस और डिमांड में क्या इफेक्ट आया वो स्टडी किया था। सेम आपका ये भी है, वही सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर प्राइस और सप्लाई को हम यहाँ पे देखेंगे कि अदर थिंग जो कांस्टेंट रखा, फैक्टर्स को कांस्टेंट रखने पे प्राइस और सप्लाई पे क्या इफेक्ट आता है वो हम स्टडी करेंगे लॉ ऑफ सप्लाई में। ओके सो व्हाट दे हैड सेड, we understood that demand is always stated at a particular price. Supply is also stated at a particular price when all other factors affecting supply are assumed to be constant. As price increase, supply expand, and as price decrease,
supply constraint. Thus, there is a positive relationship between price and supply, and this relationship is called law of supply. Let us understand the assumptions of law of supply. जैसे ही हमने डिमांड का कॉन्सेप्ट किया था, सेम हमें सप्लाई का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे करना है. क्या बोला गया है? जब सब फैक्टर अफेक्ट को हमने क्या किया, अज्यूम किया कि वो सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, वो कांस्टेंट है. अगर और बोला गया है कि प्राइस बढ़ी तो सप्लाई बढ़ गया, अगर प्राइस कम हुई सप्लाई यहाँ पे कांस्टेंट. तो वही कॉन्सेप्ट हमारा है कि प्राइस बढ़ा तो सप्लाई बढ़ा, प्राइस कम तो सप्लाई कांस्टेंट या फिर कम. क्लियर है आपको? तो वही चीज़ को यहाँ पे लोग ने यहाँ पे कुछ अज्यूम किया है लॉ ऑफ सप्लाई में. क्या बोला गया है कि यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन है किसके बीच में, प्राइस एंड सप्लाई के बीच में. क्लियर है आपको? और इसी रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई. अब इन्होंने सप्लाई को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, तो पहले हमें देखना है कि उसके अजम्पशंस क्या क्या है, उन्होंने क्या चीज़ यहाँ पे अज्यूम किया है. तो देख लो पहले. Law of supply rests on certain assumptions. There are several factors affecting supply of a good at a particular point of time, beside price. However, the law of supply assumes the effect of all factors other than price as constant on the supply at a given point of time. Actually, some of the other factors can have a more exerting influence on supply than price. However, we assume this to be constant. Some important assumptions of law of supply are. वही चीज़ बोला गया है कि हमने लॉ ऑफ सप्लाई में कुछ यहाँ पे assumptions रखे हैं. क्या assumptions हैं? कि प्राइस के अलावा जो फैक्टर अफेक्ट करता है सप्लाई पे, उन सब को हमने यहाँ पे अज्यूम किया है कि कांस्टेंट है. वो क्या क्या अज्यूम किया है देखो. पहला हमारा है प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट. जो प्राइस है प्रोडक्शन का वो यहाँ पे कांस्टेंट है, वो कुछ चेंज नहीं हुआ है. देयर इज नो चेंज इन द प्रिवेलेंट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी. कोई भी यहाँ पे चेंजेस टेक्निक में नहीं हुआ है. Next, level of competition remain the same. In other words, number of seller in the market remain the same. जो competitors है वो के वही है, उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है. इन शॉर्ट क्या, जो हमारे फैक्टर्स थे ना, सबको उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे एज्यूम कर दिया है कांस्टेंट, उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सब वो का वही सेम है. ठीक है, चाहे वो लेवल ऑफ कंपटीशन हो, टेक्नोलॉजी हो, प्राइस हो, उसकी एक्सपेक्टेशन कि फ्यूचर का प्राइस उसका यहाँ पे कम ज़्यादा क्या होने वाला है, वो भी यहाँ पे क्या माना है कि वो भी सेम है. उसके अलावा जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, नेचुरल फैक्टर्स है, सब सेम है, कुछ सब कांस्टेंट है, किसी में कोई भी चेंज नहीं हुआ. उसके बावजूद प्राइस और सप्लाई का रिलेशन, वहाँ पे क्या चेंजेस हुआ वो हम देखें. वो हमें क्या बताता है, लॉ ऑफ सप्लाई. लॉ ऑफ सप्लाई में हम क्या देखते हैं कि प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ा, प्राइस कम होने से सप्लाई कम हुआ. कितना बढ़ा, कम हुआ, क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ सप्लाई में, जहाँ पे हमने अपने सारे फैक्टर्स जो भी अफेक्ट करते थे हमारे सप्लाई पे, सबको हमने क्या माना, वो सब क्या है, कांस्टेंट है. ओके. अब ये एग्जाम्पल देख लो. प्राइस, एप्पल का प्राइस 50 रुपीज़ था, तो कंपनी सप्लाई कितना की, 200. जैसे ही प्राइस 60 रुपया हो गया, मतलब यहाँ पे 10 रुपीज़ बढ़ गया उसका प्राइस, तो उसका सप्लाई कितना हो गया, 400. देखा, जैसे ही प्राइस बढ़ा कंपनी ने सप्लाई बढ़ा दिया अपना, 60-70 हो गया, सप्लाई क्या और बढ़ गया, 70 से 80 प्राइस हो गया. जैसे जैसे प्राइस बढ़ता गया वैसे वैसे कंपनी अपनी सप्लाई भी इंक्रीज करती गई. ठीक है, वही आपको ये डायग्राम की वजह से एक्सप्लेन भी करना है, और वही चीज़ को आपको नीचे लिखना है कि कैसे, कितना बड़ा प्राइस कितना था तो कि सप्लाई कितना इंक्रीज़ हुआ, फिर प्राइस के इतने बढ़ने से सप्लाई कितना इंक्रीज़ हुआ, वो भी आपको एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में एक्सप्लेन करना है. क्लियर है? अब हम देखेंगे कि प्राइस और सप्लाई का रिलेशनशिप क्या है. ओके, देयर आर 2 रीज़न फॉर पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई.
seller pursue the object of profit maximization, and when price rise they see the possibility of increasing profit, thus they supply more at a higher price. अब जब बात हम कर रहे हैं प्राइस की और सप्लाई की, सेलर ने क्या देखा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है सेलर का, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि हमें ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। ज़्यादा प्रॉफिट कब होगा, जब मेरे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा। तो वही बोला गया है, सेलर परस्यू द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड व्हेन प्राइस राइज, प्राइस जब बढ़ गया, दे सी द पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग प्रॉफिट, उनको क्या लगा प्राइस तो बढ़ा मतलब अभी हमें क्या प्रॉफिट ज़्यादा होने वाला है, तो वो सप्लाई अपना क्या बढ़ा देंगे। क्लियर है। व्हेन प्राइस राइज, those producers who were not willing to sell their stock at a lower price start selling the stock, और जो प्रोड्यूसर्स जो उनको वो रेडी नहीं थे उस रेट में सेल करने के लिए, जो वेट कर रहे थे कि उसका आगे प्राइस चेंज हो बढ़े तब मैं अपना स्टॉक क्लियर करूँगा, वो प्रोड्यूसर जैसे ही प्राइस बढ़ जाता है उस वक्त वो प्रोड्यूसर अपने स्टॉक का सप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये रिलेशन है हमारे प्राइस एंड सप्लाई का। ओके, आगे का टॉपिक हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक वापस से बुक रिफ़र करना, कोई भी क्वेरी हो देन आस्क मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।